अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फिजिक्स फाउंड। आई एम सनाउल्लाह महर। आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 4 का लेक्चर 9 है और टॉपिक हमारा टाइप्स ऑफ इक्विलिब्रियम। तो बेटा अब हम चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ जो कि है टाइप्स ऑफ इक्विलिब्रियम। और टाइप्स ऑफ इक्विलिब्रियम की अगर हम बात करें बेटा तो हमारे पास दो टाइप्स होते हैं, एक होता है स्टैटिक इक्विलिब्रियम और दूसरा होता है डायनामिक इक्विलिब्रियम। ठीक है, इन दोनों को समझने से पहले हम दो टर्म और समझेंगे, उसके बाद हम उनकी तरफ चलते हैं। तो सबसे पहले हम समझेंगे ट्रांसलेशनल वेलोसिटी क्या होती है और उसके बाद रोटेशनल वेलोसिटी क्या होती है। ठीक है, अगर हम ट्रांसलेशनल वेलोसिटी की बात करें बेटा तो उसकी डेफिनेशन में कहता है इफ एन ऑब्जेक्ट मूव्स ऑन स्ट्रेट और कर्व्ड पाथ इट पॉसेसेस ट्रांसलेशनल वेलोसिटी। ठीक है, अब इसमें कहता है कि कोई ऑब्जेक्ट जो को मूव कर रहा है किसी स्ट्रेट लाइन में, स्ट्रेट पाथ में या किसी कर्व पाथ में, तो उसमें क्या होगी, उसमें होगी ट्रांसलेशनल वेलोसिटी। ठीक है, तो अगर मिसाल के तौर पर एक कार है जो कि मूव कर रही है स्ट्रेट पाथ में, तो हम कहेंगे उसमें जो वेलोसिटी है वो क्या है, वो ट्रांसलेशनल वेलोसिटी है। ट्रांसलेशनल वेलोसिटी को बेटा हम लीनियर वेलोसिटी भी बोलते हैं। ठीक है, अब उसके बाद एक और एग्जांपल की तरफ चलते हैं। तो मिसाल के तौर पर किसी ग्राउंड के ऊपर एक एरोप्लेन मूव कर रहा है, तो अगर एरोप्लेन की वेलोसिटी की बात करें बेटा तो वो भी सीधा मूव कर रहा होता है, तो हम कहेंगे कि इस एरोप्लेन में जो वेलोसिटी है वो क्या है, वो भी ट्रांसलेशनल वेलोसिटी है। ठीक है, और उसके बाद एक और एग्जांपल की तरफ चलते हैं बेटा। मिसाल के तौर पर एक बैट्समैन है जो कि एक बॉल पर छक्का मार रहा है, जब वो बैट्समैन उस बॉल पर छक्का मारेगा तो वो जो बॉल होगा वो किसी कर्व पाथ में मूव करेगा। जब वो किसी कर्व पाथ में मूव करेगा तो हम कहेंगे कि उस बॉल में जो वेलोसिटी है वो भी क्या है, वो भी ट्रांसलेशनल वेलोसिटी है। ठीक है बेटा, तो अगर कोई भी ऑब्जेक्ट किसी कर्व पाथ में मूव कर रहा है या किसी स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है, ठीक है, किसी स्ट्रेट पाथ में मूव कर रहा है, चाहे वो जमीन की सतह पर हो या वो जमीन की सतह से ऊपर हो, ठीक है, तो हम कहेंगे कि उस ऑब्जेक्ट में क्या है, ट्रांसलेशनल वेलोसिटी है। ठीक है बेटा, अब उसके बाद हम चलते हैं रोटेशनल वेलोसिटी की तरफ। अगर रोटेशनल वेलोसिटी की हम डेफिनेशन की बात करें तो इसमें कहता है इफ एन ऑब्जेक्ट मूव्स ऑन अ सर्कुलर और साइक्लिक पाथ इट पॉसेसेस रोटेशनल वेलोसिटी। अब इसमें कहता है कि कोई ऑब्जेक्ट जो कि मूव कर रहा है किसी सर्कुलर पाथ में या किसी साइक्लिक पाथ में, तो उसमें रोटेशनल वेलोसिटी पॉसेस कर रही होगी। ठीक है, तो इसके एग्जांपल की तरफ हम चलते हैं बेटा। तो मिसाल के तौर पर मून जो है वो हमारे अर्थ के अराउंड मूव कर रहा होता है, ठीक है, और उसकी जो उस पाथ में जो मूवमेंट होगी, जो वेलोसिटी होगी, वो कहेंगे हम कि उस मून की जो वेलोसिटी है वो क्या है, वो भी रोटेशनल वेलोसिटी है। ठीक है, और उसके बाद मिसाल के तौर पर हमारे घर में जो वाल क्लॉक लगा होता है बेटा, अगर उनके कांटों की बात करें बेटा, जो कि क्लॉक का होता है, सेकंड का होता है, मिनट का होता है, तो उन क्लॉक की जो वेलोसिटी होगी वो भी क्या होगी, वो भी हमारे पास रोटेशनल वेलोसिटी कहलाएगी। ठीक है बेटा, तो हम ये कह सकते हैं कि मून की वेलोसिटी या इस वाल क्लॉक के कांटों की वेलोसिटी, वो दोनों ही क्या होंगे, वो दोनों ही होंगे रोटेशनल वेलोसिटी। ठीक है बेटा, अब उसके बाद हम चलते हैं टाइप्स ऑफ इक्विलिब्रियम की तरफ। तो सबसे पहले हम देखते हैं बेटा व्हाट इज स्टैटिक इक्विलिब्रियम, कि स्टैटिक इक्विलिब्रियम क्या होता है। अगर हम स्टैटिक की बात करें बेटा तो द वर्ड स्टैटिक मींस स्टेशनरी। इसमें कहता है कि स्टैटिक वर्ड जो है उसकी माना है स्टेशनरी। स्टेशनरी की माना होती है बेटा रेस्ट। ठीक है, सुकून की हालत में कोई ऑब्जेक्ट पड़ा हो या सुकून की हालत में हो तो हम कहेंगे कि वो क्या है, वो स्टैटिक ऑब्जेक्ट है। ठीक है, अब इसमें कहता है कि a body is said to be in static equilibrium if it is satisfies two conditions। तो इसके कहने का मतलब ये है कि जब कोई भी बॉडी स्टेटिक इक्विलिब्रियम में होगी तो उसके लिए दो कंडीशन सेटिस्फाई करना लाजिम है। ठीक है, वो दो कंडीशन सेटिस्फाई जरूर करेगी। पहली कंडीशन की बात करें बेटा तो उसमें कहता है ट्रांसलेशनल एंड रोटेशनल वेलोसिटीज ऑफ एन ऑब्जेक्ट मस्ट बी जीरो। अब इसमें कहता है कि ट्रांसलेशनल वेलोसिटी एंड रोटेशनल वेलोसिटीज जो होगी उस ऑब्जेक्ट की वो जीरो होनी चाहिए। ठीक है, और उसके बाद सेकंड कंडीशन की बात करें तो सेकंड कंडीशन में कहता है द नेट फोर्स एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट मस्ट बी जीरो। कहता है कि उस ऑब्जेक्ट पर जो टोटल फोर्स लगेंगे बेटा, जो नेट फोर्स होगा वो जीरो होना चाहिए। ठीक है, तो मिसाल के तौर पर बेटा हमारे पास ये कुछ बुक्स पड़े हुए हैं इस टेबल पर, तो अगर हम इस बुक्स की बात करें बेटा तो क्या ये बुक जो है वो इस तरफ मूव कर सकते हैं, तो नहीं कर सकते। अगर यहाँ इस तरफ मूव नहीं कर सकते तो हम कहेंगे कि इसमें ट्रांसलेशनल वेलोसिटी नहीं है, तो हम क्या कहेंगे कि ट्रांसलेशनल वेलोसिटी इज जीरो। ठीक है बेटा, और अगर हम
ऐसा कहें बेटा कि क्या ये जो बुक्स हैं वो क्या यहाँ से ऐसे इस तरीके से रोटेट कर सकते हैं, तो बिल्कुल भी नहीं कर सकते। तो हम क्या कहेंगे, फिर कहेंगे कि रोटेशनल वेलोसिटी भी इसमें क्या है, जीरो है। ठीक है, उसके बाद देखें बेटा कि अगर हम इन बुक्स की बात करें तो इन बुक्स का जो वेट होगा वो कहाँ लगेगा, वो डाउनवर्ड लगेगा। और हमें जैसा कि पता है कि जब वेट नीचे की तरफ लगता है तो उसके बाद एक रिएक्शन नॉर्मल रिएक्शन फोर्स जो होता है वो ऊपर की तरफ अप्लाई होता है। ठीक है, वो ऊपर की तरफ लगता है। तो अगर हम इन दोनों फोर्सेस की बात करें बेटा, तो वेट नीचे की तरफ जब लग रहा है और नॉर्मल रिएक्शन फोर्स ऊपर की तरफ लग रहा है, तो ये दोनों ही आपस में क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो हम इस तरीके से लिख सकते हैं कि डाउनवर्ड फोर्स इज इक्वल टू अपवर्ड फोर्स। ठीक है, जब दोनों फोर्सेस आपस में इक्वल होंगे बेटा, तो हम क्या कहेंगे कि नेट फोर्स क्या होगा, जीरो होगा। ठीक है, क्योंकि ये दोनों फोर्स लगने के बावजूद भी ये जो बुक्स हैं वो अपने उस पोजीशन में मौजूद हैं, वो भी रेस्ट में है। ठीक है, तो हम क्या कहेंगे कि नेट फोर्स क्या है, जीरो है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ, तो जब फोर्स जीरो होता है बेटा तो उसकी वजह से एक्सेलरेशन भी जीरो हो जाती है। ठीक है, क्योंकि फोर्स का जो ताल्लुक है वो डायरेक्ट एक्सेलरेशन से है। अगर कहीं किसी ऑब्जेक्ट में एक्सेलरेशन अगर जीरो होगी तो फिर फोर्स भी जीरो होगा। ठीक है, अगर यहाँ से देखा जाए बेटा, तो अगर नेट फोर्स जीरो है और उसके साथ साथ एक्सेलरेशन भी जीरो है, तो हम क्या कहेंगे कि ये जो ऑब्जेक्ट है वो किस में है, वो स्टैटिक इक्विलिब्रियम में है। ठीक है बेटा, तो अभी हमें यहाँ से पता चल गया बेटा कि स्टैटिक इक्विलिब्रियम क्या होता है। ऐसी बॉडी जो कि रेस्ट में पड़ी हुई हो, ठीक है, उस पर ट्रांसलेशनल वेलोसिटी और रोटेशनल वेलोसिटी जीरो हो, या हम ऐसे कह सकते हैं कि किसी ऑब्जेक्ट पर जो टोटल लगने वाला फोर्स हो वो भी जीरो हो, तो हम कहेंगे कि वो ऑब्जेक्ट किसमें है, वो स्टैटिक इक्विलिब्रियम में है। ठीक है बेटा, अब हम चलते हैं बेटा सेकंड कंडीशन की तरफ जो कि है डायनामिक इक्विलिब्रियम। अगर डायनामिक इक्विलिब्रियम की हम बात करें बेटा, तो इसमें कहता है द वर्ड डायनामिक मींस मूवमेंट और मोशन। ठीक है, तो डायनामिक लफ्ज की जो माना है वो है मूवमेंट या मोशन। ठीक है, मतलब किसी ऑब्जेक्ट का हरकत में आना या हरकत करना। ठीक है, तो इसके लिए कहता है अ बॉडी इज सेड टू बी इन डायनामिक इक्विलिब्रियम इफ इट सेटिस्फाइज टू कंडीशंस। कोई भी बॉडी अगर डायनामिक इक्विलिब्रियम में होगी तो उसके लिए दो कंडीशन सेटिस्फाई करना लाजिम है। ठीक है, तो उसको दो कंडीशन सेटिस्फाई करना होगी। ठीक है, फर्स्ट कंडीशन की बात करें बेटा, तो उसमें कहता है ट्रांसलेशनल एंड रोटेशनल वेलोसिटीज एग्जिस्ट बट नॉट जीरो। अब कहता है कि उस बॉडी में ट्रांसलेशनल एंड रोटेशनल वेलोसिटी उस बॉडी में एग्जिस्ट करें बट जीरो ना हो। ठीक है, और दूसरी कंडीशन की बात करें बेटा, तो उसमें कहता है द नेट फोर्स एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट मस्ट बी जीरो। कहता है कि उस ऑब्जेक्ट पर टोटल लगने वाली फोर्सेस जो हैं वो जीरो होने चाहिए। तो मिसाल के तौर पर कार है जो कि ये मूव कर गई बेटा। ठीक है, अगर हम इसकी जो है ना वो वेलोसिटी को कैलकुलेट करें मिसाल के तौर पर इन पॉइंट्स पर, तो हम ये कह सकते हैं मिसाल के तौर पर कि अगर इस पॉइंट पर इसकी वेलोसिटी है 40 मीटर पर सेकंड, और उसके बाद अगेन इस पॉइंट पर उसकी वेलोसिटी है 14 मीटर पर सेकंड, और अगेन फिर उस इस पॉइंट पर इसकी वेलोसिटी है 14 मीटर पर सेकंड। तो अगर हम इन तीन वेलोसिटीज की बात करें तो ये तीन ही वेलोसिटीज डिफरेंट पॉइंट्स पर तो हैं, लेकिन उनका जो मैग्नीट्यूड है वो सेम है। तो हम क्या कहेंगे कि ये जो कार मूव कर रही है बेटा वो कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ मूव कर रही है। ठीक है, अगर कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ कोई भी ऑब्जेक्ट मूव कर रहा होता है तो हमें पता है कि उसमें एक्सेलरेशन क्या होगी, जीरो हो जाएगी। ठीक है बेटा, जब एक्सेलरेशन जीरो हो जाएगी बेटा, तो अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ फिर क्या होगा कि उसमें नेट फोर्स भी जीरो हो जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो कार मूव कर रही थी वो ट्रांसलेशनल कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ मूव कर रही थी। ठीक है, क्योंकि ये सीधी सीधी मूव कर रही थी। अगर कोई भी ऑब्जेक्ट सीधा मूव करेगा तो उसमें कौन सी वेलोसिटी होगी, ट्रांसलेशनल वेलोसिटी होगी। और जब कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ मूव कर रही थी तो हमने यहाँ लिख दिया कांस्टेंट वेलोसिटी। ठीक है, तो इस कार में जो वेलोसिटी थी वो क्या थी, ट्रांसलेशनल कांस्टेंट वेलोसिटी थी। ठीक है बेटा, अब उसके बाद एक और एग्जांपल की तरफ चलते हैं बेटा। तो मिसाल के तौर पर वही हमने एग्जांपल लिया जैसा कि मून मूव कर रहा है अराउंड द अर्थ। ठीक है, अगर हम इस मून की हर एक पॉइंट की बात करें बेटा, तो हर एक पॉइंट पर इसकी जो वेलोसिटी क्या होगी, उसकी वेलोसिटी होगी 1000 मीटर पर सेकंड। ठीक है, और ये मूव कर रहा है किसमें, कर्व पाथ में। तो हम कहेंगे कि इस मून की इस ऑर्बिट में कौन सी वेलोसिटी है, वो होगी उसकी कांस्टेंट रोटेशनल वेलोसिटी। ठीक है बेटा, अगर इसकी कांस्टेंट रोटेशनल वेलोसिटी इसमें इस कर्व पाथ में है तो हम क्या कहेंगे, तो उसमें उसकी एंगुलर एक्सेलरेशन क्या है, जीरो हो जाएगी। ठीक है, अगर उसकी एंगुलर एक्सेलरेशन जीरो हो जाती है तो अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ
तो हम क्या कहेंगे, तो उस पर नेट फोर्स भी जीरो होगा। ठीक है बेटा। तो अगर हम देखा जाए बेटा तो इन दोनों ऑब्जेक्ट्स ने ये दोनों ही कंडीशन सेटिस्फाई कर दी। अगर इस कार की बात करें तो इसमें ट्रांसलेशनल वेलोसिटी थी, ठीक है, लेकिन कांस्टेंट थी और जीरो नहीं थी। अब उसके बाद उस पर जो नेट फोर्स लग रहा था बेटा वो क्या है, वो जीरो हो जाएगा क्योंकि एक्सेलरेशन जीरो थी। अगर यहाँ मून वाले एग्जांपल में देखें बेटा तो इसमें भी क्या थी, इसमें भी रोटेशनल वेलोसिटी जो थी वो कांस्टेंट थी लेकिन उसमें मौजूद थी। ठीक है। और उसके बाद नेट फोर्स की अगर हम बात करें तो वो क्या हो जाएगा, वो भी जीरो हो जाएगा। ठीक है। ऐसा ऑब्जेक्ट जिसमें रोटेशनल और ट्रांसलेशनल वेलोसिटी मौजूद हो लेकिन लगने वाले फोर्सेस जो हो वो जीरो हो, तो हम इस किस्म के ऑब्जेक्ट को कहेंगे कि वो किस में है, वो है डायनामिक इक्विलिब्रियम में। ठीक है बेटा। तो हमने यहाँ अभी समझा कि डायनामिक इक्विलिब्रियम क्या होता है कि कोई ऑब्जेक्ट जब किसी कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा हो, ठीक है, तो उस पर लगने वाला फोर्स जीरो हो लेकिन उसमें ट्रांसलेशनल और रोटेशनल वेलोसिटी मौजूद हो, तो हम कहेंगे कि वो ऑब्जेक्ट किस में है, डायनामिक इक्विलिब्रियम में। अगर कोई ऑब्जेक्ट किसी रेस्ट में हो, ठीक है, लेकिन उस पर ट्रांसलेशनल वेलोसिटी भी जीरो हो और रोटेशनल वेलोसिटी भी जीरो हो और उसके बाद लगने वाले फोर्सेस का जो सम है बेटा वो भी जीरो हो, तो हम कहेंगे कि वो किस में है, वो स्टैटिक इक्विलिब्रियम में है। ठीक है। आई होप कि आप लोगों को ये डायनामिक इक्विलिब्रियम और स्टैटिक इक्विलिब्रियम ये दोनों ही टाइप्स जो हैं वो अच्छे तरीके से समझ में आ गए होंगे बेटा। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में फिर नए टॉपिक के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।